जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन सिस्टम। आपके शरीर में जितने भी सिस्टम होते हैं उन सब को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। और दोस्तों, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा और लास्ट में जब वीडियो एंड होगी तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे एक लिंक के साथ आ जाएगी। आप बस उस पर क्लिक कर दिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यू आए हैं और मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिए, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले आहार नाल, जिसे हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, जो समानता 30 फीट की होती है और मुंह से शुरू होकर आपके गुदा द्वार यानी एनस तक जाती है। और इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मुख गुहा की, यानी बकल कैविटी। तो आपको पता है जैसे कि हमारा जो मुंह होता है उसमें दांत पाई जाती हैं, स्लाइवा ग्लैंड पाए जाते हैं और उसी के साथ उसमें जीभ भी पाई जाती है। और जो एंजाइम्स भी निकलता है, जो लाल निकलती है, उसमें 99% वाटर होता है और ओनली 1% उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो 2 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक का नाम है लाइसोजाइम और एक का नाम है टाइलिन। ये 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। जो टाइलिन रहता है वो स्टार्च के पाचन के लिए उपयोगी होता है। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो आपके भोजन में जितने भी जीवाणु और विषाणु होते हैं उन सबको नष्ट करता है। और ये लगभग 30% स्टार्च को मुंह में ही पाचन कर देता है। तो आप लोग यहाँ पे मुंह का माउथ का डायग्राम देख सकते हैं। तो हम लोग इसी डायग्राम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिप्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा अपर लिप, ये रहा आपका लोअर लिप। और आप जो गम देखते हैं, यानी आपकी जो मसूड़ें होती हैं, उसको गम्स कहा जाता है। ये रहा गम। और उसके बाद जो आप टंग को अगर ऊपर टच करेंगे तो आपको हार्ट जैसा फील होगा, तो उसको बोलते हैं हार्ट प्लेट। उसी के जस्ट पीछे अगर आप अपनी टंग को टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा, तो उसको सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। यदि आप अपनी टंग को ऊपर करके देखेंगे तो उस ग्लैंड पाई जाएंगी, तो आप वो ग्लैंड भी देख सकते हैं। ये रही ग्लैंड। और दोस्तों, जो टंग होती है उसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, वो एक मार्शल होती है, मतलब मसल की बनी हुई होती है। और जिसमें टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं, यानी उससे हमें स्वाद का पता चलता है। और यहाँ पे दांत भी पाए जाते हैं। जो दांत का मेन काम होता है वो आपका काटना, चबाना और फाड़ना होता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये रहे 4 टाइप के दांत। यहाँ पे 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। पहले दांत होता है इंसीजर। जो आपके सामने वाले दांत होते हैं उन्हें इंसीजर कहते हैं और ये काटने के काम में आते हैं। ये वाले दांत जो होते हैं इनको इंसीजर कहा जाता है और ये काटने के काम में आते हैं। उसके बगल में होते हैं केनाइन। जो ये केनाइन वाले दांत होते हैं ये फाड़ने के काम में आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शेर, बिल्ली या कुत्ते होते हैं उनके जो केनाइन वाले दांत होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं और समानतः वो ऐसे खाना खाते हैं जिनमें उनको फोर्स यानी ताकत लगाने की ज़रूरत होती है और चीर-फाड़ करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद पाए जाते हैं प्रीमोलर। और प्रीमोलर को हिंदी में अर्धचोर्णक दांत कहा जाता है, क्योंकि ये खाने को चबाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं चबाते हैं। उसके बाद पाया जाता है मोलर, जो पूर्णतः चबाने के लिए पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा खाना चबाया जाता है। तो जो खाना हमारे मुंह में जाता है सबसे पहले दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर उसमें एंजाइम्स यानी स्लाइवा आती है, स्लाइवा में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और टंग के द्वारा उसको मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माउथ की देख ली कि माउथ में जो खाना होता है वो किस तरह से पाया जाता है। और आप देखेंगे जैसे कि माउथ खत्म होता है यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है उसको ग्रसनी कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी में 3 जोड़ी सलाइवा ग्लैंड पाई जाती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और जैसा कि मैंने बताया, सलाइवा में 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होता है। और एक रोचक बात भी मैं बताना चाहूँगा कि मेढक और जो व्हेल मछली होती है उनमें सलाइवा ग्लैंड नहीं पाई जाती। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बॉडी होती है उसकी सबसे, अगर आपसे मजबूत चीज़ पूछें तो वो आपके दांत ना होके उस पर पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसे इनेमल कहा जाता है, जो आपके बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। तो आप पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपके बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है, तो आप इनेमल लिखना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अभी हम लोग ने माउथ की प्रोसेस पढ़ ली कि खाना माउथ में क्या होता है। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। और जैसे ही ग्रसनी से खाना नीचे आता है तो ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। ये एक पाइप की तरह संरचना होती है जो खाने को सीधे स्टोमक यानी आपके आमाशय में लेके जाती है।
और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो खाना स्टोमक में जाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो आपको लिखना है वो क्रामनुकुंचन एक प्रोसेस होती है जिससे खाना सरक सरक के हमारे जो अमाशय होता है उसमें जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अमाशय में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आपको पता है कि अमाशय में जठर रस निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है। तो जो अमाशय होता है, जो आप ये वाली प्रोसेस ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको अमाशय बोला जाता है। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उस गैस्ट्रिक जूस में मेनली 5 टाइप के पदार्थ निकलते हैं। पहला उसमें से निकलता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन के लिए होता है और ये प्रोटीनों को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे पेप्सिन की प्रोसेस देख ली। इसके बाद रेनिन आता है और जो रेनिन होता है वो दूध के पाचन के लिए उपयोगी होता है। जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन होता है उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है HCl। दोस्तों HCl जो होता है मेनली ये पेट में निकलता है और इसका जो pH होता है वो 1.5 pH से लेके 1.8 pH होता है, जो कि काफ़ी हाईली एसिडिक होता है। यानी आप अगर उसको अपने हाथ पे रख देंगे तो ये एसिड आपके हाथ में छेद करके आपके हाथ से पानी निकल जाएगा। फिर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि ये हमारे पेट है, पेट क्यों नहीं जलता इसके कारण? तो पेट में भी छेद हो जाना चाहिए था। उसका रीज़न होता है क्योंकि उसमें म्यूकस निकलता है। जो म्यूकस होता है वो आपके जो स्टोमक होता है, स्टोमक के चारों ओर वो लेयर बना लेता है जिसके कारण एसिड इस पर वर्क नहीं कर पाता। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो जो एसिड निकलता है वो सबसे पहले जो पेप्सिन और रेनिन निकलता है उनको एक्टिव फॉर्म में लेके आ जाता है। दूसरा ये आपके पेट में जितने भी जीवाणु विषाणु पहुँचते हैं उनको किल कर देता है क्योंकि हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद उसमें एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम गैस्ट्रिक लाइपेज है और ये समानता जो आपके पेट में बसा पहुँचता है उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। तो आई होप आपको ये पांचों एंजाइम्स या जो आपके जठर रस यानी जो आपके गैस्ट्रिक जूस में जो पदार्थ निकलते हैं उनके बारे में आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी और इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही खाना अमाशय से नीचे पहुंचता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे ही खाना अमाशय से निकलता है इसके बाद जो खाना रहता है वो ड्यूडेनम में पहुंचता है। आप देख सकते हैं ये रहा ड्यूडेनम, यहाँ पे खाना पहुंचता है और इसमें पहुंचने के बाद यहाँ पे वाइल जूस ऐड होता है और वाइल जूस जो निकलता है वो लीवर से निकलता है। बट आपको ये याद रखना है जो इसका कंटेंट मतलब ये जो इकट्ठा होता है वो गोल ब्लाडर में इकट्ठा होता है यानी जमा होता है। गोल ब्लाडर को हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है और लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और वाइल जूस में बिलिरुबिन पाया जाता है और आपने सुना होगा जिन लोगों को पीलिया होता है उन लोगों में जो यकृत से निकलने वाला बिलिरुबिन होता है यानी लीवर से निकलने वाला बिलिरुबिन होता है वो ब्लड में मिल जाता है जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है हल्का सा पीला हो जाता है जिसको लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको इसमें एक पता चल गया। और दूसरा, लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है तो आपको ये भी याद रखना है। और जो वाइल जूस निकलता है दोस्तों जिसे हम हिंदी में पित्तरस बोलते हैं उसमें कोई किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता और जो इसका पीएच होता है वो बेसिक होता है और जो खाना अमाशय से निकलता है उसको काइम कहा जाता है। तो जब खाना ड्यूडम में पहुंचता है तो भी वो एसिड होता है। तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि जो म्यूकस होता है वो केवल अमाशय में निकलता है, लेकिन जब ये एसिडिक आपके आंत में पहुंचेगा तो ये आंत को ज़रूर जला देगा। तो इसके लिए जो वाइल जूस होता है वो बेसिक नेचर का होता है जो इसकी एसिडिटी कम करके इसको बेसिक बना देता है। और जो आपके बॉडी में जो वाइल जूस निकलता है वो प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर आपके बॉडी से स्त्रावित होता है। तो आपको याद रखना है कि 600 मिलीलीटर वाइल जूस निकलता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। और जो पित्राशय से जो वाइल जूस निकलता है यानी जो यकृत से वाइल जूस निकलता है और गोल ब्लैडर में जो इकट्ठा होता है वो जो आपके बॉडी में जो भी जितना भी बसा आता है यानी फेट आता है उसका एमल्सिफिकेशन कर देता है। एमल्सिफिकेशन यानी उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, तो उसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। आप जो क्रीम यूज़ करते हैं फेस पे लगाने के लिए या जो भी आप क्रीम कहीं पे भी लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का एमल्शन होता है। तो जो पित्तरस होता है एक तो वो एसिडिटी को कम करके उसको बेसिक कर देता है, दूसरा इसका ये काम होता है कि ये जो बसा होता है उसका एमल्सिफिकेशन कर देता है ताकि ये आसानी से पच जाए या फिर इसका आसानी से पाचन हो सके। और जो यकृत होता है वो बसा में घुलनशील जितने भी विटामिन होते हैं, मेनली ये 4 टाइप के विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है। वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 टाइप के विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है बॉडी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। मैं स्किन को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। दोस्तों जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अग्नाशय से निकलता है। जो अग्नाशय, दोस्तों आप यहाँ पे अमाशय के पीछे एक संरचना देख रहे होंगे काली काली कलर की, वही आपका पैनक्रियाज है।
तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें 98% वाटर होता है और 2% उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा और प्रोटीन, इनके पचाने के लिए इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं, मतलब इनके पाचन के लिए इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं। इसमें से मेनली एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज आदि एंजाइम्स निकलते हैं अग्नाशय में। तो आपको ये इनके एंजाइम्स के नाम भी याद रखने। और इसे ही पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे लगभग सारी पदार्थों को जो कि मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होते हैं, इन सब के पाचन में सहायक होता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो इंटेस्टाइन में से भी जूस निकलते हैं। उससे पहले मैं स्किन थोड़ी सी क्लीन कर। तो हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसमें से भी जूस निकलते हैं। उसमें से मेनली 4 टाइप के जूस निकलते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और रेप्सिन। ये 4 टाइप के जूस निकलते हैं। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ये इसका वर्क रहता है। इसके बाद जो सुक्रेज होता है वो शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। दोस्तों आपने ग्लूकोज का तो नाम सुना होगा, लेकिन आपको फ्रक्टोज के बारे में नहीं पता होगा। तो जो फ्रक्टोज, जो शक्कर पाई जाती है, वो मेनली फलों में पाई जाती है। जो आप फल खाते हैं उनमें फ्रक्टोज नामक शक्कर पाई जाती है। इसके बाद जो लैक्टेज होता है ये लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो इरेप्सिन एंजाइम होता है वो डाई और ट्राई पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो आपको ये चारों एंजाइम्स के जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनसे निकलते हैं, उनके बारे में भी आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे ही खाना ड्यूडम से होकर छोटी आंत में पहुंचता है, दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि खाना सबसे पहले बड़े आंत में पहुंचता है, लेकिन ये गलत है। छोटी आंत में पहुंचता है और जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 22 फीट की होती है। तो आपको ये याद रखना है, 22 फीट की लंबाई होती है छोटी आंत की। और शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई कुछ ज़्यादा होती है अगर मांसाहारियों से हम लोग कंपेयर करें तो छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पे खाने का पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन होता है, यानी वाटर को छोड़ के जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत में होता है, क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो इसमें सारा खाना होता है और इसमें उंगली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे विली कहा जाता है। उंगली की तरह छोटी छोटी सी संरचना होती है और ये संरचना इसलिए पाई जाती है जिससे इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है, इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, इसलिए इस टाइप की संरचना पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और इसमें एक और संरचना मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है अपेंडिक्स। आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा कि लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ क्योंकि उनका पेट दुखता था। तो ये वही अपेंडिक्स है और ये हमारे बॉडी में एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है, यानी इसका बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, बस ये पाया जाता है हमारे बॉडी में। क्योंकि पहले जब हम लोग कच्चे फल और सब्जियां खाते थे तब उस टाइम इसका उपयोग होता था, परंतु समय के साथ कुछ चीज़ें मानव शरीर में अपशिष्ट रूप ले लेती हैं, जैसे कि उनमें से एक अपेंडिक्स है। तो जब भी ये अपेंडिक्स कभी आपके पेट में टच होता है तो आपको बहुत तेज पेन होता है और डॉक्टर ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को काट के इसको पैक कर देता है, जिसके कारण आपका जो पेन है वो बंद हो जाता है। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और बिलीव मी कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो ऑक्सीजन होती है यानी जो वायु होती है वो नोज़ में जाती है यानी नाक में जाती है, नाक के थ्रू ये आती है ग्रसनी में। और ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो जाती है लैरिक्स में, और लैरिक्स को हिंदी में स्वर यंत्र कहा जाता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके गले में एक उठा हुआ उभार होता है, तो वहीं पे आपका लैरिक्स पाया जाता है यानी स्वर यंत्र आपका वहीं पे पाया जाता है। और यहाँ पे एक और संरचना होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस एक पत्ती की समान संरचना होती है। इसका काम क्या रहता है, जब आप कभी भी खाना खाते हैं तो ये खाना को श्वसन नली में पहुँचने से रोकता है, तो ये काम एपिग्लोटिस का होता है। इसके बाद जब ऑक्सीजन नीचे आती है तो वो आती है ट्रेकिया में। जो ट्रेकिया होती है एक पाइप के समान संरचना होती है जिसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं जो कि सी शेप की बोन्स होती हैं, और इन बोन का काम रहता है कि जब हम लोग वायु को बाहर छोड़ते हैं तो ये चिपकने से रोकती है और ये चिपकने नहीं देती। अगर ये चिपक जाए
यानी ये पाइप की जो दोनों लेयर है ये दो आपस में चिपक जाए तो श्वसन अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब वायु रहती है ट्रेकिया से नीचे जाती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड जाती है और एक राइट साइड जाती है। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। और ये फेफड़े जो होते हैं शंकु के शेप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शंकु शेप के होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो पिंक होता है। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि बताइए फेफड़ों का कलर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं पिंक होता है। और इन्हीं फेफड़ों में बहुत सारी ब्रोंकिया पाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो ट्रेकिया होती है कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकी कहा जाता है। और ब्रोंकी भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे एल्बियोली कहा जाता है। और एल्बियोली की जो लेयर होती है बहुत थिन होती है। और थिन लेयर से क्या है, क्योंकि इसके पीछे हमारी जो ब्लड सेल्स है वो पाई जाती हैं, यहाँ पे मतलब खून का प्रवाह होते रहता है। तो जब भी यहाँ से ऑक्सीजन कैरी होती है तो इसकी लेयर इतनी पतली होती है कि ऑक्सीजन इसके आर पार चले जाती है और वो जाके ब्लड में मिल जाती है और पूरे शरीर में पहुँच जाती है। और इसके नीचे डायफॉर्म पाया जाता है। और दोस्तों डायफॉर्म एक ऐसी संरचना है जो केवल मैमल्स यानी स्तनपायी में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया मिल गया होगा। अब हमें इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उससे पहले मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग फेफड़ों की, क्योंकि ऊपर हम लोग ने सारे स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो जो फेफड़े जैसे कि मैंने बताया पिंक कलर के होते हैं, शंकु के शेप के होते हैं और ये स्पंज ही होते हैं, मतलब स्पंज की तरह वर्क करते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पाया जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड के फेफड़ों में पाया जाता है, जो कि हृदय खांच जिसे इंग्लिश में कार्डियक नोक बोलते हैं उसमें पाया जाता है, लेफ़्ट साइड पाया जाता है। इसलिए जो लेफ़्ट साइड का फेफड़ा होता है कंपेयर करें अगर राइट साइड के तो उससे थोड़ा सा छोटा होता है। और जो फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त आता है वो फुस्फुसी धमनी द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा आता है। और ये बॉडी की एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो प्योर ब्लड जाता है वो आपकी फुस्फुसी सिरा से जाता है यानी पल्मोनरी वेन से जाता है। और बॉडी की एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। और दोस्तों जब हम लोग हार्ट का फंक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन होती हैं ये किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से ब्लड को ले जाती हैं, ये सब उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग रेस्पिरेशन का देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं श्वसन की यानी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन को अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो सांस का लेना एवं छोड़ना यानी ऑक्सीजन लेना एवं छोड़ना। लेकिन अगर हम लोग विज्ञान के विषय में बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा का उत्पादन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण एनर्जी मिलती है। और जितने भी पेड़ पौधे और ह्यूमन और जितने भी जानवर या जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उन सब में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो एक जैसी होती है। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी देता है, और जो एनर्जी देता है वो 673 एनर्जी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है। और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और प्लस वाटर रिलीज होता है। तो आप सोचते होंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? तो इसी प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनती है। तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में केमिस्ट्री के जो पोर्शन होता है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। और आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है, क्योंकि आजकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इक्वेशंस पूछ ली जाती है। हम जो इन्वायरमेंट से जो वायु लेते हैं उसमें 78.8% नाइट्रोजन होती है, 21% के लगभग ऑक्सीजन होती है और 0.03% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। तो इस रेशो में हम जो है हवा लेते हैं शरीर में, और जब हम हमारे बॉडी से जो हवा छोड़ते हैं उसमें 16% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहती है। बाकी का जो पोर्शन रहता है वो नाइट्रोजन गैस का रहता है। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो गैसों के आदान प्रदान के द्वारा होती है, यानी विसरण विधि के द्वारा होती है। विसरण एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अधिक आयतन से कम आयतन की ओर चीज़ों का प्रवाह होता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती हैं उससे जो कम क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती हैं उसके ओर उसका प्रभाव होता है। तो इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होता है वो बाहर पाए जाने वाली गैस के कंपेयर में कई ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है।
तो आपको ये भी प्रोसेस याद रखनी है कि कैसे ऑक्सीजन जाती है, वो मैंने आपको बता दिया था, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और एक स्वस्थ जो ह्यूमन होता है, यानी एक हेल्थी ह्यूमन होता है, वो 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेता है। और बच्चों में अगर देखा जाए तो ये 44 होता है, 1 मिनट में 44 टाइम वो लोग सांसें लेते हैं। और जो रेस्पिरेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है वो तंत्रिका नियंत्रित करती है, यानी तंत्रिका कोशिका जो आपकी होती है, नर्वस सिस्टम होता है, उनके द्वारा होता है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होते रहता है। अगर हम सो भी जाए तो भी रेस्पिरेशन चलते रहता है बॉडी में। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन बॉडी में कैसे अंदर जाता है और बाहर निकलता है। तो जो हीमोग्लोबिन, जो आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलके एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, यानी टेम्परेरी एक यौगिक बना लेता है जिसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलके एक टेम्परेरी यौगिक बना लेता है जिसका नाम होता है HbO2, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो आपको याद रखना है, जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो बैंगनी होता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसका कलर हो जाता है चमकीला लाल। इसके कारण आपका जो ब्लड होता है वो आपको चमकीला लाल दिखाई देता है, और इसीलिए जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमें बैंगनी कलर का दिखाई देता है। लोगों को ये डिफरेंस भी नहीं पता होता, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और जो एक हेल्थी ह्यूमन होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर जिस किसी के बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों जानलेवा गैस है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे नॉलेज मिलेगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कंपेयर में लगभग 250 गुना ज़्यादा अच्छे से घुल जाता है, मतलब मिल जाता है। तो इसीलिए ये डेंजर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कंपेयर की जाए तो 250 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में विलय होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का अवरुद्ध हो जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाँव में जो औरतें चूल्हे पर रोटी बनाती है उनको अक्सर श्वसन संबंधी समस्या होती रहती है, क्योंकि उनके श्वसन में कंटिन्यू कार्बन मोनोऑक्साइड जाती रहती है। आपने कभी भी लकड़ी जलाया होगा और उसमें जो वाइट धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, और ये एक अस्थायी यौगिक होता है क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? दोस्तों हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब भी हम कभी ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिसके कारण लोगों को हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी सांस लेने में कमी होती है। इसके कारण हमारी बॉडी जो आरबीसी का है उत्पादन बढ़ा देती है। आरबीसी के उत्पादन बढ़ाने से क्या लाभ होगा? क्योंकि जब आरबीसी का उत्पादन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन का भी उत्पादन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी बॉडी। इसीलिए ऊंचाई पे जाने पर जो ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनमें ब्लड नॉर्मल लोगों के कंपेयर में आरबीसी उनके बॉडी में ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, और मैंने आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैंने सारे इसमें टॉपिक कवर किया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्डियक सिस्टम, यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय। और ये टॉपिक आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए उपयोगी है, और ये वीडियो हिंदी में होगी जैसा कि आप समझ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हार्ट से रिलेटिव हैं मैंने कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपके वीडियो के एंड में आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक ये वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों जो हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, बट ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट में पाया जाता है। जो हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है, और ये पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है उसके द्वारा घिरा रहता है, जो इसको आघात से बचाता है, यानी झटकों से बचाता है।
और इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर जो कक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं, नीचे के कंपेयर में आप देख सकते हैं जो राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम है ये ऊपर के कक्ष हैं, और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये नीचे के कक्ष हैं। और जो समान ह्यूमन होता है यानी जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उनके हार्ट का जो वज़न होता है वो होता है 300 ग्राम। तो आपको ये भी याद रखना है कि 300 ग्राम हार्ट का वज़न होता है जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, और ये 1 मिनट में 70 से लेके 80 बार धड़कता है। नॉर्मली हम लोग जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो 72 लेते हैं। और इसमें जो रक्तचाप पाया जाता है यानी जो ब्लड प्रेशर पाया जाता है उसकी वैल्यू 120/80 होती है, और इसको जो हम लोग मापते हैं वो HG में नापते हैं यानी मिलीमीटर पारा यानी मिलीमीटर मर्क्यूरी में इसको नापा जाता है। जो 120 की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक वैल्यू यानी सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं, और जो 180 की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डायस्टोल। तो अगर किसी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर इन दोनों के बीच में है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। यदि 80 से कम हुआ तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और 120 से ज़्यादा हुआ उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो आपको ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछ लिया करते हैं क्वेश्चन कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 40 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो आपको ये भी याद रखना है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को हार्ट पंप करता है। जो हार्ट रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो प्राप्त करता है, उसके बाद ये बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, और बॉडी से जितना भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लाके वो राइट आर्टियम में पहुंचा देता है। जो आप यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा देख रहे हैं इसके थ्रू जितना भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जितना भी अशुद्ध ब्लड होता है वो लाके राइट आर्टियम यानी दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद ये ब्लड जो रहता है एक वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में यानी दाएं निलय में पहुंच जाता है। और इसके बाद और यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये ब्लड को ले जाके वापस फेफड़ों में ले जाती है, जहाँ जिससे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है ऑक्सीजन इसमें कैरी होती है, और ये ऑक्सीजन फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आरटीएम में आता है, और लेफ्ट आरटीएम के बाद ये पुनः लेफ्ट वेंट्रिकल एक वोल्व के थ्रू चला जाता है, और इसके बाद ये पुनः बॉडी में चले जाता है, और इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। तो इससे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जितनी भी वेन्स होती है इसमें पल्मोनरी वेन्स जो होती है एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। मेरे ख्याल से आपको हार्ट का जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। हार्ट में आप देखते होंगे एक साउंड आता है जिसको लव डव साउंड कहा जाता है। एक लव डव साउंड आता है हार्ट में हमारे। दोस्तों बॉडी में जो लव डव का साउंड आता है वो वॉल्व के खुलने और बंद होने के कारण आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे बॉडी में आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टरीज की। दोस्तों जो आर्टरीज होती है बॉडी के काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं और इनमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है। सिर्फ इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि इसमें गंदा खून या फिर अशुद्ध खून बहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड बहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है इसलिए इसे अशुद्ध रक्त भी बोला जाता है, इसमें बहता है। और बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी महाधमनी होती है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। और जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है वो ब्लड को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो अशुद्ध ब्लड लेता है उसको लेके फेफड़ों तक ले जाती है, और वहाँ पे इनमें ऑक्सीजन वापस कैरी हो जाता है, और जो वापस वेन के थ्रू आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आरटीएम में आ जाता है, और इस तरह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा एक वॉल्व के थ्रू और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या वर्क रहता है। कभी कभी पेपर एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन से रिलेटिव एक सिंड्रोम भी होता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि जितनी भी हमारी जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पाता, जिसके कारण स्किन का कलर और नाखूनों का कलर ब्लू सा होने लगता है, और ये नवजात बच्चों में होता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग वेन्स की। तो बॉडी में ऊपर लेयर में पाई जाती है वेन, यानी आर्टरी के कंपेयर में कम गहराई में पाई जाती है। इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है इसमें फ्लो होता है। और बॉडी की सबसे बड़ी जो वेन है
वो है सुपीरियर वेना कावा, जिसे हिंदी में महाशिरा के नाम से जाना जाता है। और एकमात्र ऐसी वेन जिसमें प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और जो पल्मोनरी वेन रहता है उसका भी मैंने आपको फंक्शन बताया कि ये सबसे पहले लेफ्ट आर्टियम यानी बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लेके आता है, उसके बाद ये बाएं निलय में रक्त को ले जाता है और इस तरह से ये रक्त वापिस धमनियों के थ्रू बॉडी में पहुंच जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग कैपिलरीज़ की। बॉडी में कैपिलरीज़ भी पाई जाती हैं और दोस्तों जो कैपिलरीज़ होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, बहुत पतली संरचना होती है जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, यानी वेंस को आर्टरीज से जोड़ती है। क्योंकि जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए काम करती है। और दोस्तों ये जो जितनी भी शिरा होती हैं यानी वेंस होती है, इसमें वॉल्व भी पाया जाता है और वॉल्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो ब्लड होता है वापिस पीछे के साइड फ्लो ना होने लगे, इसलिए इनमें वॉल्व भी पाया जाता है, जबकि आर्टरीज में नहीं पाया जाता। और दोस्तों हार्ट के राइट साइड में एक ऐसे नोड भी पाया जाता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, जिसे पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको हार्ट का फंक्शन और स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हार्ट का कैसा वर्क होता है, किस तरह से वर्क करता है और ब्लड कैसे अनप्योर ब्लड जो रहता है वो हार्ट में आता है और कैसे प्योर होता है। तो आपको ये भी एक चीज़ पता चला होगा, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो फेफड़ों में होता है। और जो 14 क्वेश्चंस वाली जो मैंने हार्ट से रिलेटिव क्वेश्चंस करवाए, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रुधिर के बारे में, यानी रक्त की संरचना के बारे में, और देखने वाले हैं कि कितने टाइप के ब्लड पाए जाते हैं या ब्लड के कितने टाइप होते हैं। और ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने ब्लड से रिलेटिव लगभग 17 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं उनको कवर किया है। तो आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा और लास्ट में आपको वीडियो के एंड में इस वीडियो की लिंक आ जाएगी और लास्ट में स्क्रीन पर इस वीडियो की लिंक आ जाएगी। आप सिर्फ उस पर टच करके डायरेक्ट ये वीडियो पे जा सकते हैं। तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रुधिर की संरचना। जो ब्लड होता है वो दो टाइप का होता है मेनली। एक तो उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा उसमें पाया जाता है रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं पहले प्लाज्मा की। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वो रंगहीन तरल होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है और इसमें 90% जो पार्ट रहता है वो वाटर पाया जाता है और 10% जो इसमें पार्ट पाया जाता है उसमें एलिमेंट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसका जो मेन काम होता है वो CO2 हार्मोन और अपशिष्ट को ले जाने का काम होता है। तो आपको प्लाज्मा समझ में आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रुधिर कोशिकाएं। दोस्तों जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहली होती है लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है इसको इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और तीसरा हो जाता है प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स यानी इरेथ्रोसाइट्स की। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये गोलाकार होती है। दूसरा बात है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था जब मैं हार्ट का पढ़ा रहा था। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इसका जो जीवन काल होता है यानी इसकी लाइफ जो साइकिल होती है वो 120 डे से लेके 130 डे होती है। मेनली इसकी साइकिल 120 डे की मानी जाती है। और इसका जो pH होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है और मेनली जब पेपर में आता है तो वो 7.44 लिखा आता है। तो आपको याद रखना है ये बेसिक नेचर यानी क्षार नेचर का होता है और इसका जो pH होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है। अब मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स की। दोस्तों जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसका कोई शेप नहीं होता और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में इसकी संख्या भी कम होती है और इसका मेन काम होता है कि शरीर से संक्रमण की रक्षा करना। और ये रक्त कोशिकाएं जितनी भी होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनमें सबसे बड़ी होती है। और इसका जो जीवन काल यानी लाइफ साइकिल होती है वो 10 to 30 डेज़ की होती है, यानी 10 से लेकर 13 दिन की होती है।
और दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स। और जो लिम्फोसाइट्स होती है मेनली यही हमारे संक्रमण से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। और ये भी दो टाइप की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होती है टी लिम्फोसाइट्स, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो इसका निर्माण होता है वो आपके लसिका गांठों, पीलिया यानी स्प्लीन, थाइमस ग्रैंड और अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षा प्रोटीन का निर्माण करती है और ये शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और जो एड्स डिसीज़ होती है, आपने सुना होगा एड्स जो डिसीज़ होती है, इसमें जो इसकी संख्या है बहुत कम हो जाती है। इसके इसलिए बोला जाता है कि जो एड्स की डिसीज़ है इसमें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो लसिका यानी आपकी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और दोस्तों तीसरा हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। ये भी ब्लड में पाया जाता है और ये भी रंगहीन होता है, यानी इसमें भी कोई कलर नहीं होता और इसमें भी केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और जो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का स्कंदन करना, जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। और दोस्तों ये तीनों जो ब्लड सेल्स होती हैं इसका निर्माण पैदा होने से मरने तक आपके बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों जो स्प्लीन होता है जिसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है, उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो मृत सेल होती हैं यानी जो मृत आरबीसी होती हैं उनका इसी में आके निपटान होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि ब्लड का क्या कार्य रहता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम लोग रुधिर के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे पहले इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का यानी परिवहन का। जैसे कि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने के लिए कैरी करता है, तो ये सारे ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के काम है। इसके बाद रोगों से बचाव, जैसे कि मैंने बताया जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो जितने भी बाहर संक्रमित विषाणु या जीवाणु आते हैं उनसे बॉडी की रक्षा करती है। तीसरा ये शरीर की सफाई करती है यानी क्लीनिंग ऑफ बॉडी, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारी मृत सेल्स रहती हैं यानी डेड सेल रहती हैं उनको सफाया करती है, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाती है जिससे वे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अगला इसका काम है शरीर का तापमान नियंत्रण करना यानी मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब भी किसी बॉडी के पार्ट में जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, तो उसके कारण बहुत सारा टेम्परेचर उत्पन्न होता है और जिसको ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर पार्ट पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता। और तीसरा इसका ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को हम देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, कैसी कैसी इसमें प्रोसेस होती हैं। तो दोस्तों ये सारे ब्लड के कार्य थे जो आपने देखे यानी ब्लड के फंक्शंस थे। अब देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले आपके कोई बॉडी का पार्ट होता है वो डैमेज होता है यानी उस पर चोट लगती है, वो हवा के संपर्क में आता है और ब्लड निकलता है, तो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी निकलते हैं, तो वो ब्लड हवा के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लेती है। और दोस्तों जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम आयन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम भी पाया जाता है, के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बोइन में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों जो फाइब्रिनोजेन होता है वो थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही फाइब्रिन की रिएक्शन आरबीसी से होती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग बना लेता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से एलिमेंट निकलते हैं और किसके साथ मिलकर ये क्या प्रोसेस करते हैं। और वो 70 क्वेश्चंस ब्लड से रिलेटिव थे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलवाते हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी या एनटीपीसी रेलवे के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रुधिर वर्ग की। तो कार्ल लैंडर स्टीनर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो मनुष्य का ब्लड होता है यानी ह्यूमन ब्लड होता है वो एक जैसा ना होकर अलग अलग होता है, और ये लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है, जिसको हम लोग एंटीजेंस बोलते हैं। लैंड स्टीनर ने ही सबसे पहले बताया था यदि मनुष्य का जो रक्त है वो गलत दे दिया जाए यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न गलत हो तो अभिलेशन हो जाएगा। और अभिलेशन का इंग्लिश में मीनिंग होता है एग्लूटिनेशन यानी रक्त के अवयवों का चिपकना। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी जो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं या हम किसी पे ब्लड चढ़ाया जाता है तो उससे पहले उसका ब्लड मैच कर लिया जाता है कि उसी व्यक्ति का ब्लड उस व्यक्ति को चढ़ाया जाए जिसका जो ब्लड है वो मैच कर जाता है।
और ये दो प्रकार के प्रोटीनों के कारण होता है जिनको एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एंटीजन कि एंटीजन क्या होते हैं। इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है और ये सदैव लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ही पाए जाते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। यानी आपके पिता में होंगे तो आपके पास आएंगे, आपके पास से आपके बेटे में, और फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू चेन चलती जाती है। मनुष्य में दो प्रकार के एंटीजेंस पाए जाते हैं, एक तो होता है ए और एक होता है बी। और जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीजन ए पाया जाता है, जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन बी पाया जाता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें ए बी एंटीजन पाया जाता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता। और ये सब हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। इन्हें एग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है। ये ब्लड प्लाज्मा और सीरम में पाए जाते हैं। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो WBC जो पाई जाती है, यानी आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें गामा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, जिसके कारण एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं मनुष्य में रुधिर वर्ग AOB सिस्टम, यानी ब्लड ग्रुप A, B और O सिस्टम की बात करते हैं। तो लैंडस्टीनर ने ही सबसे पहले बताया था जो कि AOB रुधिर वर्ग सिस्टम होता है उसमें पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एंटीजेंस होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। लैंडस्टीनर ने कहा था कि जो ABO जो ब्लड सिस्टम होता है हमारे बॉडी में उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं उन्हीं की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर 4 टाइप के कौन से होते हैं, तो सबसे पहले A, B, AB और O, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में पाए जाते हैं। और इनमें से AOB जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में, और बाकी एक जो ब्लड ग्रुप है AB उसकी खोज डिकेस्टेलो तथा स्टेली ने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अब हम चार्ट देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होंगे, समझते हैं इस चार्ट को। इसमें बताया है कि जो ब्लड ग्रुप A होता है उसमें एंटीजन पाया जाता है, वो A पाया जाता है, और एंटीबॉडी B पाई जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो ब्लड ग्रुप B होता है उसमें एंटीजन B और एंटीबॉडी A पाई जाती है। और जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन AB और कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो आपको बताना है कि AB ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती। इसके बाद होता है ब्लड ग्रुप O, इसमें एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों इसलिए जो एंटीजेंस नहीं पाए जाते इसलिए जो O ग्रुप होता है इसका ब्लड सबको डोनेट कर सकते हैं। वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा वर्ग कौन से वर्ग को रुधिर दे सकता है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन से को नहीं कर सकता है। और इसमें एंटीबॉडीज़ AB पाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा और ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब हम देखते हैं ब्लड का आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो A पॉजिटिव ब्लड होता है ये केवल A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, और ये रिसीव जिस ब्लड से कर सकता है वो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, यानी रिसीव कर सकता है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, यानी जैसे कि A नेगेटिव है, ये A पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, पर जो A पॉजिटिव वाला होगा वो A नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। तो आपको ये भी याद रखना है। इसी तरह से हम लोग O पॉजिटिव का देखते हैं। तो O पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होगा वो O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, पर ये सिर्फ ब्लड रिसीव कर सकता है O पॉजिटिव और O नेगेटिव से। इसलिए जो O ब्लड ग्रुप होते हैं उनको हम लोग सर्वत्र दाता भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं B पॉजिटिव। जो B पॉजिटिव वाला ब्लड होता है वो सेम A पॉजिटिव की तरह होता है, यानी वो सिर्फ B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है, और वो रिसीव कर सकता है B नेगेटिव से, B पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से और O नेगेटिव से। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें AB पॉजिटिव वाला, तो ये एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं सबसे ब्लड ले सकता है, बट अगर ये ब्लड देगा तो ये सिर्फ AB पॉजिटिव को दे सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं A नेगेटिव। तो दोस्तों जो A नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है वो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव इन चारों को ब्लड दे सकता है, बट ये सिर्फ रिसीव कर सकता है A नेगेटिव और O नेगेटिव से। और आपको ये भी याद रखना है जो नेगेटिव वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव वाले को ब्लड देता है।
और आपको ये भी याद रखना है कि जो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला होता है वो सिर्फ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। जैसे कि हम लोग ए नेगेटिव वाले ब्लड में देख रहे हैं कि ये सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओ नेगेटिव की। और दोस्तों जो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है ये सबको ब्लड दे सकता है, बस ये रिसीव करने का अगर इसको कहा जाए तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता भी बोला जाता है। और जो ए बी पॉजिटिव वाला होता है इसको सर्वग्राही बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना, कई बार स्पेशली रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सर्वग्राही और सर्वदाता कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी नेगेटिव। दोस्तों जो बी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है वो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, बट ये सिर्फ रिसीव बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव का कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और जो ए बी नेगेटिव वाला होता है वो सिर्फ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को दे सकता है, और ये ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। तो आई होप आपको ये चार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्यों मैच किए जाते हैं ब्लड डोनेट करने से पहले या ब्लड किसी को चढ़ाने से पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो यदि किसी मनुष्य में एंटीजन ए पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और यदि किसी मनुष्य में एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडीज़ ए पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य का रुधिर होता है यानी रक्त होता है उसमें अभिश्लेषण नहीं होता, यानी आपस में चिपकते नहीं हैं। यदि ए ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड बी ग्रुप वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो उनमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए सेम हो जाएगी और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी सेम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड होता है वो आपस में चिपक जाएगा, और चिपकने के कारण जो हमारी नाड़ी होती है, जो हमारी आर्टरीज एंड वेन होती है, उसमें ब्लड कोगुलेशन यानी ब्लड जम जाएगा और जिससे अवरुद्ध हो जाएगा, यानी ब्लड को फ्लो होने का रास्ता नहीं मिलेगा और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है यानी दिया जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया जाता है और उसको उसी व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है या फिर जिससे वो रिसीव कर सकता है, यानी जिससे वह ले सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्यों ब्लड एक दूसरे पे नहीं चढ़ाया जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्लड की वंशागति, यानी आपके पेरेंट्स में ब्लड है तो आप में कौन सा ब्लड आएगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्लड ओ। यदि आपके पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा दोनों का ब्लड ओ है तो आप में भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा और इसके सिवा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यदि आपके मम्मी पापा में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है और एक का ए है तो आप में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए और ओ हो सकता है, बट इसके सिवा और कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यदि पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी का बी है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा वो ओ और बी हो सकता है, इसके अलावा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यदि किसी पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी है तो उनके बच्चों में नॉर्मली ए बी ब्लड ग्रुप होगा, इसके सिवा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक पेरेंट्स का ओ है लेकिन उसके बच्चों में जो है ओ ब्लड नहीं पाया जाएगा। यदि किसी पेरेंट्स के दोनों ब्लड ग्रुप ए हैं तो उनके बच्चों में ए और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ए और बी हैं तो बच्चों में ओ, ए, बी और ए बी चारों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। यदि किसी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ए और ए बी हैं तो उनके बच्चों में ए, बी और ए बी तीन ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं, ओ कभी नहीं पाया जाएगा। यदि किसी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप बी भी हैं तो उसमें उनके बच्चों में ओ और बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा और इसके सिवा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। यदि किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है तो उनके बच्चों में बी, ए और ए बी पाया जा सकता है। यदि किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके बच्चों में ए, बी और ए बी तीनों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट भी याद हो गया होगा। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको तीन ब्लड ग्रुप का मेनली याद रखना है, बाकी आप उसके हिसाब से बना सकते हो। एक आप ए ओ, इससे आप बी ओ का भी बना सकते हो। एक आपको ए बी का याद रखना है और एक आपको ए बी प्लस ए बी का याद रखना है। तो ये तीन आप याद कर लोगे तो आपको लगभग सारे ब्लड ग्रुप याद हो जाएंगे कि उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है जब दो ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाए। दोस्तों जो आपके एंटीजन्स होते हैं वो आपके जीन्स पे डिपेंड करते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं RH फैक्टर की यानी एंटीजन्स की। तो सबसे पहले जो एंटीजन की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। और आपको ब्लड से रिलेटिव अगर कभी क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको कार्ल लैंडस्टीनर का नाम दिख जाए तो आप आंख बंद करके इसको लगा देना। लगभग ब्लड से रिलेटेड जितनी भी खोजें होती हैं सारी की सारी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ही की गई थी। तो आपको याद रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर और जो वीनर नामक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बंदर की जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसमें सबसे पहले जीन्स को देखा था 1940 में यानी 1940 में।
और इसका RH फैक्टर नाम रखने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इन्होंने जिस बंदर के ऊपर इसको खोजा था उसका नाम रीसस बंदर था, यानी रीसस मंकी था। तो इसी कारण उसका शॉर्ट फॉर्म आप रीसस का निकालोगे तो वो RH होगा, तो इसलिए इसको RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव होता है। और जिन ह्यूमन में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता उनको RH नेगेटिव कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों अब हम लोग RH पॉजिटिव रुधिर का आधान देखते हैं, यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड का देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या समस्या होती है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, यदि उसका जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो उसमें RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाएगी, ये नॉर्मली होता है। किंतु यदि हम लोग कभी रुधिर आदान करते हैं यानी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं ब्लड का, और दोस्तों कभी हम लोग RH नेगेटिव वाले ह्यूमन को RH पॉजिटिव फैक्टर वाले ह्यूमन का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम ब्लड चढ़ाया जाता है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि उस बॉडी में जो कि RH नेगेटिव वाले व्यक्ति था उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के जो रुधिर के खिलाफ या रुधिर के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। तो फर्स्ट केस में जो ग्राही होता है यानी जिसको हमने ब्लड दिया है तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड दे दिया जाए तो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिसके कारण जो आपकी नाड़ी होती है यानी आपकी जो आर्टरीज और वेन होती है उनमें ब्लड का थक्का बन जाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जिसके कारण फ्लो रुक जाता है और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये भी प्रोसेस याद रखनी है कि क्यों ब्लड चेक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसी में हम बात करते हैं एक डिसीज़ की जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस। फिलेटिस मतलब जो बच्चा होता है, फीटस होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस डिसीज़ में अगर किसी पेरेंट्स का जो ब्लड है उनमें यदि दोनों पेरेंट्स में RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जो बच्चा होता है वो भी नॉर्मल होता है और उसमें RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जाएगा। यदि जो पुरुष है उसमें RH फैक्टर नेगेटिव है और महिला में RH फैक्टर पॉजिटिव है, और अगले केस में यदि जो पुरुष है उसमें जो फैक्टर पाया जाएगा वो RH फैक्टर पॉजिटिव पाया जाएगा और महिला में जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव पाया जाएगा। और इस केस में जो पहला बच्चा होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मादा की जो बॉडी होगी उसमें अभी भी एंटीबॉडीज़ इतनी डेवलप नहीं हो पाई होगी। पर दूसरे केस में RH पॉजिटिव वाले पुरुष और RH नेगेटिव फैक्टर वाली महिला का जब दूसरा बच्चा होगा तो जो महिला में एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी वो उस बच्चे को किल कर देंगी, क्योंकि जब RH उसके गर्भ में जब RH पॉजिटिव वाला बच्चा होगा तो RH नेगेटिव वाली उसको बाहरी संक्रमण यानी बाहरी तत्व समझ के एंटीबॉडीज़ द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए जब पहली संतान होती है तो डॉक्टर फीमेल और मेल दोनों का ब्लड मैच करता है। यदि पुरुष का जो RH फैक्टर वो पॉजिटिव हुआ और महिला का जो RH फैक्टर हुआ वो नेगेटिव हुआ तो इस केस में जो महिला होती है उसको बच्चा पैदा होने से पहले आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ दी जाती है, जिसके कारण उसके बॉडी को ये प्रतीत होता है कि हमारे बॉडीज़ में पहले ही एंटीबॉडी बन चुकी है तो हम एंटीबॉडी क्यों बनाएं, और इस कारण जब दूसरा बच्चा होता है तो वो सेफली डिलीवर हो जाता है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि RH फैक्टर भी क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, और क्यों डॉक्टर पहले इनको चेक करता है कि जो पुरुष है या महिला है उनमें कौन सा डोनेट करने से पहले या रिसीव करने से पहले ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि RH फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दोस्तों अब हम बात करते हैं लसिका यानी लिम्फ की। तो ये लिम्फ क्या होती है? तो जो लसिका होती है वो ब्लड वेसल्स और ऊतक यानी टिश्यूज़ के बीच में पाई जाती हैं। ये एक रंगहीन यानी इसमें कोई कलर नहीं होता और स्वच्छ यानी साफ तरल होता है यानी लिक्विड होता है, और जो ब्लड प्लाज्मा होता है जो ब्लड सेल्स की पतली दीवार होती है उसे छनकर ये ऊतकों यानी टिश्यूज़ के संपर्क में आ जाता है, तो इसको लसिका या ऊतक द्रव के नाम से जाना जाता है। और आपको इसमें याद रखना है कि जो लसिका होती है यानी लिम्फ होती है वो ब्लड सेल्स में कभी नहीं पाई जाती, और जो लसिका होती है इनमें WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जो लिम्फ होती हैं इनमें ऑक्सीजन और जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और इसमें CO2 और उत्सर्जित पदार्थ जो उत्सर्जित करने वाले पदार्थ होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। तो आपको याद रखना है लसिका में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लसिका के कार्य, मतलब इसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले इसका काम होता है जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे जितने भी बेकार मटेरियल होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ब्लड में पहुंचाता है। तो सबसे पहले इसका ये काम होता है।
और सेकेंड इसका काम होता है जितने भी सेल्स होती हैं यानी कोशिका होती हैं उनमें पोषक तत्व, गैस, हार्मोन्स और एंजाइम्स को पहुंचाने का काम करता है। और जितने भी लसिका ग्रंथि होती हैं यानी लसिका ग्लैंड होती है उनमें एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है जो कि रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, जैसा कि आपको पता होगा। और इसका जो चौथा काम होता है, जितने भी बॉडी में कोमल अंग होते हैं यानी हमारे बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनकी रक्षा करता है, उनको रगड़ने से बचाता है। तो ये सारे लसिका के काम थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों इसमें हम लोगों को कुछ भी डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे, हम भी नॉर्मल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पढ़ाने को दोस्तों मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा सकता हूँ बट वो हमारे किसी काम का नहीं होगा क्योंकि एग्जाम्स में हमारे कभी भी इतना डीपली नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं। तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स जो कि अपशिष्ट पदार्थ को यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है उन्हें हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं उनको हम लोग उत्सर्जन अंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन क्या होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से एक किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन है। यानी आपके बॉडी में जो आपके वृक्क पाए जाते हैं यानी किडनी पाई जाती है वो फेफड़े, त्वचा, यकृत और बड़ी आंत आपके बॉडी में उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों बात करते हैं किडनी की। मनुष्य के शरीर में 2 जोड़ी किडनी पाई जाती हैं जो कि सेम के आकार की होती हैं। और हमारे बॉडी में जितने भी मूत्र का निर्माण होता है वो किडनी के द्वारा होता है। यानी जो हमारा ब्लड है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होता है और जो उसमें जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो किडनी के द्वारा फिल्टर हो जाते हैं। और जो किडनी का कलर होता है वो गहरे भूरे लाल कलर का होता है और इसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा पतली पतली नालियाँ यानी नलिकाएँ टाइप की पाई जाती है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है तो आपको लिखना है नेफ्रॉन। किडनी के 2 काम होते हैं, एक तो होता है उत्सर्जन, एक तो ये आपको पता है कि वेस्ट मटेरियल जितना भी लिक्विड होता है, मूत्र वगैरह का निर्माण होता है वो किडनी से होता है। और दूसरा ये परासरण नियमन का कार्य करता है। और आपने सुना होगा कि जो किडनी होती है उसमें स्टोन भी पड़ जाता है। तो जो वो स्टोन होता है वो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि किडनी में जो स्टोन बनता है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है या उसकी संरचना किस टाइप की होती है, तो आप बता सकते हैं। और स्पेशली ये एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं लंग्स की यानी फेफड़ों की। आपको पता है कि फेफड़ों से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी ये गैसों के विनिमय के लिए इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट मटेरियल के रूप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए हम लोग इसको उत्सर्जन अंग के रूप में लिया है। और अगर आपको लंग्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। ये शंकु के आकार के होते हैं और पीले कलर के होते हैं और ये बॉडी में स्पंज की तरह कार्य करते हैं क्योंकि जितने भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं बाहर वातावरण से, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये स्पंज की तरह कार्य करते हैं। अब बात करते हैं स्किन की। जो स्किन होती है आपको पता है उसमें श्वेत ग्लैंड पाए जाते हैं यानी श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनमें से जल, लवण और यूरिया पसीने के रूप में बाहर निकलता है। और इसमें तेली ग्रंथि भी पाई जाती है यानी ये तेल का स्त्रावण भी करता है, इसलिए इसको उत्सर्जन अंग में रखा गया है। तो आपको याद रखना है स्किन के बारे में। अब बात करते हैं लीवर यानी यकृत। और दोस्तों आप सोचते होंगे कि यकृत किस तरह से उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करता है, तो हम लोग देखते हैं। और दोस्तों जो यकृत होता है उसका फंक्शन होता है जब हमारे बॉडी में कभी भी अमोनिया की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये एंजाइमों की सहायता से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और अमोनिया जो होता है बॉडी के लिए हानिकारक पदार्थ है यूरिया के कंपेयर में। और दोस्तों मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण जो कि यकृत में टूटते हैं, पित्त वर्णक का निर्माण यानी वाइल पिगमेंट का निर्माण होता है जो कि पित्त रस यानी वाइल जूस के साथ यकृत में पहुंच जाता है और गुदों द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में, है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बारे में आपको पता होगा कि बड़ी आंत जो हम लोग भोजन करते हैं और भोजन के द्वारा जितने भी पदार्थ होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है
और जितने भी हानिकारक पदार्थ यानी उनमें जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। और आपके एग्जाम्स में उत्सर्जन तंत्र से जितने क्वेश्चंस बनते हैं लगभग सारे हमने कवर किए हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम से वो कभी नहीं पूछा जाता और फालतू में आप अपना समय व्यर्थ करेंगे ऐसी चीज़ों पे। इससे अच्छा आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और जितना आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें। और एक भी सिंगल क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जा सकता। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो मानव शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सबको नियंत्रण करना, संचालन करना व समन्वय करना तंत्रिका तंत्र का काम होता है। यानी उनको नियंत्रित कंट्रोल करना, उनमें कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे तंत्रिका तंत्र के कार्य होते हैं। और इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं यानी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। और इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारी सिस्टम्स पे और वीडियो बनाई, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इन सब पे वीडियो बनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आपको ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है एवं उनका नियमन करती है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, कंट्रोल करती है और उनमें कोऑर्डिनेट भी करती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मस्तिष्क, जिसको केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग भी कहा जाता है। यह जितने भी आदेश होते हैं उनको नियंत्रण करता है और ये शरीर का संतुलन, जैसे कि ताप को नियंत्रित करता है, भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को नियंत्रित करता है और अनैच्छिक क्रियाएं यानी जिन क्रियाओं को हम अपने हिसाब से संचालित नहीं कर सकते उन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि प्लक का झपकना, हार्मोन्स का रिलीज़ होना, हृदय का धड़कना, ये जो सारी क्रियाएं हैं हम अपने द्वारा इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन सब क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहा गया है। और ऐसे अंग जो स्वतः ही काम करते हैं उसको अनैच्छिक अंग कहा गया है। तो उन सब का नियमन करता है ये। तो हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों सबसे पहले हम मस्तिष्क को देखते हैं। जो मस्तिष्क होता है उसका जो वजन होता है वो 3 पाउंड होता है, यानी हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहें तो लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। और ये मानव शरीर का 2% के भार के बराबर होता है, यानी आपके बॉडी का जितना भी भार होगा उसका 2% आपका ब्रेन होगा। और इसको हम पूरा 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क को। और जो अग्र मस्तिष्क होता है ये जितना भी मस्तिष्क होता है उसका 2/3 होता है, यानी आपका जितना भी मस्तिष्क होता है उसका 2/3 पार्ट होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है। और इसको पुनः हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है सेरिब्रम और एक है डायंसीफेलोन। दोस्तों इसकी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम होता है वो 2 गोलार्धों का बना होता है। आपने कभी मस्तिष्क का डायग्राम देखा होगा तो बीच में से एक लाइन जाती है। तो जो मस्तिष्क रहता है वो दोनों साइड से ऐसा होता है और यहाँ से बीच से एक लाइन जाती है। तो ये दोनों गोलार्धों का बना होता है। और जो सेरिब्रम का मुख्य कार्य होता है वो होता है देखना, स्पर्श करना और सूंघना। और ये चेतना और तर्क बुद्धि का भी केंद्र है। और ऐसा माना जाता है कि इसके अधिक विकसित होने से मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है। और दोस्तों बात करते हैं हम लोग दूसरे की, यानी डायएंसीफेनोल। दोस्तों जो डायएंसीफेनोल होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। और इसको पुनः हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। और दोस्तों जो डायएंसीफेनोल का जो ऊपरी भाग होता है उसको थैलेमस कहा जाता है और इसी भाग में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है आपके मस्तिष्क के, यानी आपका जो सिर होता है उसके बिल्कुल बीच में पाई जाती है। और जो पीनियल ग्लैंड होती है ये मेलाटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करती है या फिर उसका स्त्रावण करती है, जो कि नींद के लिए उत्तरदायी होता है। और दोस्तों जो थैलेमस का मुख्य कार्य होता है वो स्वाद का पता करना, सुनना, देखना और दवा आदि की सूचनाएं प्रदान करना होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और बात करते हैं अब हाइपोथैलेमस। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो थैलेमस होता है वो डायएंसीफेनोल के ऊपरी भाग में होता है और जो हाइपोथैलेमस होता है वो निचले भाग में होता है। और दोस्तों जो थैलेमस होता है शरीर की अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और समस्थैतिकता यानी होम्योस्टैटिस में इसका बहुत महत्व होता है।
और जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, यानी हिंदी में अगर हम लोग बोले तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको नियंत्रित करना होता है। तथा ये भूख प्यास और उसी के साथ साथ ये रक्तचाप, रक्त का तापमान, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि को भी नियंत्रित करता है। तो ये सारे हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। और दोस्तों थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको आई होप आपको ये अग्र मस्तिष्क का पूरा फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन की। और दोस्तों जो मिड ब्रेन होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेरिब्रम पिंटकल और दूसरा हो जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दोस्तों यहाँ पे कई लोग सेरिब्रम और सेरिब्रम पिंटकल में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद करने हैं। और दोस्तों जो सेरिब्रम पिंटकल होता है ये मध्य मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है और ये तंतुओं का बना होता है। और वहीं पे बात करें हम लोग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की, तो ये मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन का पश्च भाग होता है, यानी पीछे वाला भाग होता है। और ये देखने के काम में आता है। और इससे जो तंत्रिकाएं निकली होती हैं वो आपके आंखों से कनेक्ट होती हैं, यानी इससे जो नर्वस सेल्स निकली रहती हैं वो आपके आंखों से कनेक्टेड होती हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो देखना, सुनना और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, यानी ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होती हैं उनको नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क की। तो दोस्तों जो पश्च मस्तिष्क होता है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेरिबेलम। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो हम लोग बात करते हैं सेरिबेलम की। दोस्तों जो सेरिबेलम होता है ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और दूसरे बड़े भाग की बात करें तो ये सेरिबेलम होता है और ये ठोस और जटिल संरचनाओं को बना होता है और तथा सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है। जैसा कि मैंने आपको सेरिब्रम बताया तो इसके जस्ट ठीक नीचे पाया जाएगा ये। और जो सेरिब्रम का मुख्य कार्य होता है वो गति नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन करना, शरीर का संतुलन एवं ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जैसे कि हम हाथ का हिलाना वगैरह, इन सबको नियंत्रित करता है सेरिबेलम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पार्टों में से भी एक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। और दोस्तों दूसरा पार्ट था मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, तो आपको इसको भी याद रखना है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे त्रिभुजाकार भाग होता है। और दोस्तों इसका जो कार्य होता है वो भोजन को निगलने, उल्टी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और शरीर की जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी जो स्वतः ही होती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, पलक का झपकना, आपके ग्लैंड से हॉर्मोन्स का निकलना, ब्लड का फ्लो होना, इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये हृदय के स्पंदन यानी हृदय की हार्ट रेट होती है उसको भी नियंत्रित करता है। और उसी के साथ आप जो श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं उसको भी नियंत्रित करता है। और दोस्तों श्वसन से मुझे याद आया, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये पूरी वीडियो बनाई है और मैंने इजी लैंग्वेज में उसको समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट यानी मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की। तो दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग से जुड़ा हुआ होता है। और ये रीढ़ की हड्डियों तक यानी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, तक जाता है। तो अब बात करते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के कार्यों की। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है ये जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं यानी रिफ्लेक्स एक्शन, उन सबको नियंत्रित करता है। और उसी के साथ साथ ये अनैच्छिक क्रियाएं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सारी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। तो आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पता चल गया होगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। दोस्तों जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये धागेनुमा तंत्रिका तंत्रों का बना होता है। और दोस्तों जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र होते हैं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का बना होता है। यानी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना उसमें 31 मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का बना होता है। और दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र को पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है कायिकी तंत्रिका तंत्र जिसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है, और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो दोस्तों जो कायिकी तंत्रिका तंत्र यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है वो जितने भी उद्दीपन होते हैं उन सबको शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ये कायिकीय नर्वस सिस्टम यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। और दोस्तों दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों इसलिए मैंने इसको बड़े अक्षरों में लिखा है, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, और ये उन सबको नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, यानी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि सांस का लेना, हृदय का धड़कना, पाचन आदि को। और इसको भी हम लोग दो भागों में
बांट सकते हैं। एक होता है अनुकंपा तंत्रीय तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों पहले देखते हैं अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हृदय की जो रेट होती है धड़कने की उसको बढ़ा देता है, ये श्वसन की दर को भी बढ़ा देता है, और ये रक्त दाब को भी बढ़ा देता है। आपको पता है कि जब हृदय का धड़कना बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो आपका ब्लड प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा। और दोस्तों जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है जस्ट अनुकंपा तंत्रिका तंत्र का उल्टा होता है यानी विपरीत होता है। जैसे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हृदय की दर को बढ़ा देता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम कर देता है। और जो अनुकंपा तंत्रीय तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था आपके श्वसन दर को बढ़ा देता था, तो वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम कर देता है और ये शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम कर देता है। तो आई थिंक आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। दोस्तों जितनी भी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रामस्तिष्क से जितनी भी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। परंतु बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत सी क्रियाएं मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती हैं। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो कि ऑटोमेटिक होती है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, व इनका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। और मस्तिष्क का इन क्रियाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये जितने भी होती है मेरुरज्जु द्वारा यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है, और इन्हीं क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं या गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक उसको पीछे धकेलता है, यानी हमारे हाथ से किसी गर्म चीज़ को टच करते ही हमारा हाथ ऑटोमेटिक पीछे हट जाता है। तो इसी क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपके बॉन्ड में से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों मैंने स्केलेटन से संबंधित लगभग 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और निश्चित ही आपको इस वीडियो से सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने जो 40 क्वेश्चंस लिए वो ऐसे क्वेश्चंस लिए जो आपके एग्ज़ाम्स में कंटिन्यू आए हैं, स्पेशली रेलवे, एसएससी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित ही इससे हेल्प मिलेगी। दोस्तों जो कंकाल तंत्र होता है इसके बारे में जानते हैं कि ये कंकाल तंत्र क्या होता है। तो कंकाल तंत्र जो होता है हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, और ये मुख्यतः दो चीज़ों का बना होता है, एक तो अस्थि और उपास्थि। और कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र जिसे एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र जिसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र। इसमें हमारे बाल एवं नाखून आते हैं, और जो नाखूनों का अगला हिस्सा होता है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, यानी इसमें जो कोशिका पाई जाती है वो देत होती हैं, तथा इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। तो ये एक्सोस्केलेटन हो गया। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन। तो इसमें हमारे शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। ये अस्थि एवं उपास्थियों का बना होता है। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। और मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है उसमें 206 हड्डियाँ और कुछ उपास्थियाँ होती हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं बोन्स की हड्डियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जन्म के समय जो शिशु होता है उसमें लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थियों में प्रोटीन की मात्रा में कमी होती जाती है, जिसके कारण वह भंगुर होती जाती हैं। और हमारे शरीर में जितनी भी लंबी एवं मोटी अस्थियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, और उनमें एक गुहा भी पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है, यानी मेरो कैविटी कहा जाता है। और इन्हीं गुहा में एक तरल उपस्थित होता है जिसे अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो कहा जाता है। और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके विकास के लिए यानी उनकी वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि धूप में उनको थोड़ी देर रखना चाहिए। और बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिकेट्स के बारे में कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको बताना है जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से रिकेट्स होता है। और जो वयस्क होते हैं उनमें विटामिन डी के कारण ओसियोमेलिसिया होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और मनुष्य के शरीर में जो
और मनुष्य के शरीर में जितनी भी हड्डियाँ पाई जाती हैं उसमें सबसे लंबी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो उसका नाम फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। और वहीं पे हम लोग सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो उसका नाम स्टेपस है, जो कि कान में पाई जाती है। और जो अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का काम करती है वो लिगामेंट्स करती है, और मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडन करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थियों को अस्थियों से कौन सा जोड़ता है, तो आपको लिख देना है या फिर आपको टिक लगाना है लिगामेंट्स। और मांसपेशियों को अस्थि से कौन सी चीज़ जोड़ती है, तो आपको लिखना है टेंडन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अस्थि के बारे में यानी बोन्स के बारे में। दोस्तों अब देखते हैं मानव कंकाल के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अक्षय कंकाल जिसे एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और दूसरा है उपांगीय कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखना है। और दोस्तों इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अक्षीय कंकाल होता है इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो आपके उपांगीय कंकाल होता है इसमें कुल मिला के 126 अस्थियाँ पाई जाती हैं। और दोनों को अगर आप योग करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो इसको हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अक्षीय कंकाल। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मानव की खोपड़ी जिसमें टोटल मिला के 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक होता है कशेरुदंड यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे वर्टेब्रल कॉलम बोला जाता है, इसमें टोटल मिलाकर 26 हड्डियाँ होती हैं। और एक होता है उरोस्थी जिसमें 1 अस्थि होती है, और पसलियाँ जिसमें 24 पाई जाती हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, इसलिए उसमें 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जोड़ी मतलब 2 हड्डियाँ। और दोस्तों जो कशेरुदंड होता है इसको पुनः हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके गर्दन, तो आपके गर्दन में 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं, वक्ष में 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कटी 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, सेक्रम में 1 हड्डी और पुच्छ में 1 हड्डी पाई जाती है। इस तरह से टोटल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं पे हम उपांगीय कंकाल देखें तो इसमें 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मेखला में 6 हड्डियाँ तथा पाद में यानी लिम्फ में हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आपको ये चार्ट भी याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। दोस्तों अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र के रोग। और दोस्तों मैंने डिसीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने लगभग सारी डिसीज़ें कवर की हैं, और इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में कवर किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गठिया यानी जिसे गाउट बोला जाता है। तो दोस्तों जो गठिया होता है मानव शरीर की अस्थियों की जोड़ों से संबंधित एक रोग है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन आ जाती है तथा लालिमा तथा दर्द भी होता है। लालिमा मतलब लाल लाल सा रेडनेस आ जाती है और दर्द भी होता है। और दोस्तों जो गठिया रोग होता है इसका कारण है शरीर में जो रक्त होता है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो आपके जोड़ों में टेंडन में आसपास जमा हो जाते हैं। इसके कारण आपको गठिया रोग होता है। और दोस्तों जो गठिया रोग होता है उसको राजाओं की बीमारी और धनी लोगों की बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गठिया रोग क्या होता है। दूसरा हम देखते हैं अर्थराइटिस या संधि शोथ। और दोस्तों जो अर्थराइटिस है ये जोड़ों से संबंधित एक रोग है, जिसमें हड्डियों के जोड़ों के स्थान पर सूजन आ जाती है, त्वचा लाल हो जाती है तथा अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है। इसे अर्थराइटिस बोलते हैं और सबसे आम बीमारी होती है अर्थराइटिस। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और दोस्तों जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक बीमारी है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तथा उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियों में खनिज पाए जाते हैं वो उसमें कमी आ जाती है, जिससे हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा असामान्य हो जाती है। और यह रोग हार्मोन की कमी, कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी आदि के कारण होता है। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो दोस्तों जो टाइप 1 होता है इसमें महिलाओं में मेनोपॉज होने के बाद इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और बात करें टाइप 2 की, तो यह बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों में 75 वर्ष आयु के बाद होती है, परंतु महिलाओं में इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और बात करें हम लोग द्वितीयक ऑस्टियोपोरोसिस की यानी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, तो यह स्त्री एवं पुरुष में किसी भी आयु में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंकाल रोग समाप्त हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंकाल से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लगभग हमने सारे कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ग्रंथि यानी आपके बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। दोस्तों जो ग्लैंड होती हैं वो स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है और इनसे तरल पदार्थ निकलता है।
तो उनको ग्लैंड्स कहते हैं। अब बात करें हम लोग ग्लैंड के टाइप की, तो आप नीचे देख सकते हैं ये 3 टाइप के ग्लैंड पाई जाती है हमारे बॉडी में। एक होता है बाह्य स्रावित ग्रंथि, जिसे हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं। और दोस्तों जब आप साइंस पढ़ लें तो आपको कुछ वर्ड्स क्लियर होना चाहिए, जैसे एक्सो एंड एंडो। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि साइंस में अक्सर ऐसे वर्ड आते रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाह्य स्रावित ग्रंथि की। तो बाह्य स्रावित ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना तरल पदार्थ किसी नलिका द्वारा शरीर के भाग तक पहुंचाती हैं। जैसे आपकी श्वेत ग्रंथि हो गई, पसीना ग्रंथि हो गई, इसके लिए अलग से नालिकाएं होती हैं जिनके द्वारा ये तरल पदार्थ उस पार्ट में पहुंचता है जिसमें इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथि की। दोस्तों जो अंतःस्रावित ग्रंथि होती है ये आपके बॉडी की ऐसी ग्रंथि होती है जो अपना तरल पदार्थ रक्त के द्वारा वितरित करती हैं, यानी रक्त के द्वारा आपके बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। तो उनको अंतःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावित ग्रंथि से जितने भी तरल पदार्थ निकलते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड ऐसी भी पाई जाती हैं जो कि बाह्य स्रावित ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती हैं। तो उनको हम लोग मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्रंथियों के टाइप क्लियर हो चुके होंगे। तो हम इनको डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथि, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आपके बॉडी में विभिन्न अंतःस्रावित ग्रंथि पाई जाती हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें एक और नाम है हाइपोथैलेमस, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो आपके बॉडी में होता है हाइपोथैलेमस, प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जननांग। ये आपके बॉडी में अंतःस्रावित ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो आप देख सकते हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस पाया जाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है इसका काम शरीर के ताप, भूख, प्यास एवं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करना होता है। और इससे 9 ऐसे प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके प्यूस ग्रंथि से रिलीज होने वाले 7 हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं। और ये बॉडी की वृद्धि में और विकास में सहायक होते हैं और इनके द्वारा उपापचय आदि की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो आई होप आपको हाइपोथैलेमस समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। इसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो बात करते हैं हम लोग प्यूस ग्रंथि की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, यह है प्यूस ग्रंथि और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है और ये शरीर के पश्च भाग में पाया जाता है। तो जो प्यूस ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, जैसा कि मैंने बताया। और प्यूस ग्रंथि से विभिन्न हार्मोन्स निकलते हैं। तो हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। और आपको जैसा कि पता होगा कि कोई भी हार्मोन अगर निश्चित मात्रा में निकले तो उससे शरीर का लाभ होता है, यदि वो अल्प मात्रा में निकले तो उससे हानि होती है, यदि वो अधिक मात्रा में निकले तो उससे भी हानि होती है। तो हम भी देखते हैं यदि सोमेटोट्रोपिक यानी ग्रोथ हार्मोन कम स्त्रावण हो तो उससे क्या क्या हानि होगी। तो सबसे पहले जो हाइट होगी वो छोटी हो जाएगी, जिसको हम लोग बोनापन कहते हैं। और इससे एक और रोग होता है जो कि मुख्यतः वयस्कों में होता है, जिसको साइमन रोग कहा जाता है। दोस्तों आपको साइमन रोग के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जो साइमन रोग होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो पतला हो जाता है और उम्र से अधिक वृद्ध दिखने लगता है, यानी जो उसकी एक्चुअल एज होगी उससे अधिक वो वृद्ध दिखने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका कम स्त्रावण से क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यदि ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्त्रावण हो तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी बाल अवस्था में या किशोर अवस्था में अधिक स्त्रावण हो तो उसके कारण अतिकायिता हो जाता है, जिसमें जो हमारे बॉडी होते हैं या फिर हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनका विकास कुछ ज़्यादा हो जाता है और जो शरीर है वो भीमकाय दिखने लगता है। और दोस्तों ये हार्मोन अगर वयस्कों में अति स्त्रावण होने लगे तो इसके कारण एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। अब आपको एक्रोमेगेली रोग का नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, इसमें जो व्यक्ति की टांगें होती हैं और जो हाथ होते हैं वो अत्यधिक लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है। तो आई होप आपको ग्रोथ हार्मोन के पूरे फंक्शन समझ में आ गया होगा कि इसके अति स्त्रावण और अल्प स्त्रावण से क्या हानियाँ होती हैं बॉडी को। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हार्मोन की, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा, थायराइड यानी आपके थायराइड ग्लैंड की बात की जा रही है और स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजना, यानी आपको थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये आपके बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होती हैं उनको भी नियंत्रित करता है।
और दोस्तों बात करें हम अगले हार्मोन की, जिसका नाम है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि एडिनो यानी जो आपकी एडिनल ग्लैंड होती है ये उसको नियंत्रित करता है। और दोस्तों ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है और मेनली ये हार्मोन तभी स्रावित होता है जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो आई होप आपको ये तीसरा हार्मोन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चौथे हार्मोन की, जिसका नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसको इंग्लिश में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। तो दोस्तों जो फॉलिकल हार्मोन होता है आपको नाम से समझ में आ गया होगा, यानी ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी जो मादाओं में अंडाशय होते हैं उनके विकास के लिए, और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रित करता है। दोस्तों अभी हम लोग मादा एवं नर हार्मोन्स भी पढ़ेंगे आगे, तो आप बस अभी इतना समझ लीजिए। और पुरुषों में जो टेस्टिस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है, वो भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है। अगला हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोस्तों जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये महिलाओं में एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय से अंडाणुओं को निकलने में मदद करता है, और ये गर्भधारण के लिए भी उपयोगी होता है, यानी गर्भधारण में जो अंडा निषेचन होता है उसको ग्रहण करने हेतु ये तैयार करता है। तो आपको भी यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वर्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपको अलग ही इस हार्मोन का नाम से समझ में आ गया होगा कि ये दूध से संबंधित है। तो दोस्तों जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, और ये स्त्रियों में दूध ग्रंथि में दूध स्रावन को नियंत्रित करता है। तो आपको ये भी हार्मोन का काम समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों जो मेलेनोसाइट हार्मोन होता है ये आपके बॉडी का कलर को नियंत्रित करता है, और आपके बॉडी में जितने भी तेल चकते होते हैं उन सब के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगला हम बात करते हैं वेसोप्रेसिन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो क्या होते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको डाययूरेटिक ड्रग्स के बारे में बता दूं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों डाययूरेटिक ड्रग वो ड्रग होती हैं जो आपके मूत्र के स्रावन को बढ़ा देती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इस हार्मोन का क्या कार्य रहता है। तो ये मूत्र में जो सांद्रण होता है यानी कंसंट्रेशन होता है उसको नियंत्रित करता है, और वेसोप्रीन के अल्प स्रावन के कारण जो मूत्र में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी उसके जो तनुता होती है वो बढ़ जाती है, और इसी स्थिति को डायबिटीज़ इंसिपिडियस भी कहा जाता है। अब अगला हम लोग हार्मोन की बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ये हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि आजकल इसका उपयोग जानवरों में अत्यधिक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी चिकनी पेशी होती हैं उन सबको ये संकुचित करने का कार्य करता है, यानी संकुचित करने को प्रेरित करता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जब मादा में प्रसव होता है तो ये गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है। इसके कारण इसे जन्म हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा काम होता है शिशु के जन्म के बाद स्त्रियों में दूध ग्रंथि से दूध का स्रावन करवाना, और इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। तो आजकल जितने भी दुधारू पशु होते हैं उनमें दूध का अति स्रावन करने के लिए यानी अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इसका सब्जियों में भी प्रयोग होता है, क्योंकि सब्जियों में ये इंजेक्शन देने के कारण सब्जियाँ एक दिन में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने इस पर बैन भी लगा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं उन सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगली ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो आपके गले में पाई जाती है। आप देख सकते हैं जो आपकी श्वसन तंत्र होता है उसमें जो आपकी श्वसन नली होती है उसके दोनों साइड ये ग्रंथि पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। ये पिंक कलर की ग्रंथि यही है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों इससे दो टाइप के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है थायरोक्सिन जिसे T4 के नाम से भी जाना जाता है, और एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन जिसे T3 के नाम से जाना जाता है। इससे ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आपको इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। और दोस्तों जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है इसका सबसे मुख्य कार्य होता है बुद्धि को नियंत्रित करना और शरीर का विकास करना। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन के कारण कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। तो इससे सबसे पहले डिसीज़ होती है क्रिटिनिज्म। दोस्तों जो क्रिटिनिज्म रोग होता है ये बच्चों में होता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी उनमें बोनापन हो जाता है और वो बच्चे मंदबुद्ध हो जाते हैं, यानी उनकी जो बुद्धि होती है वो मंद बुद्धि हो जाती है। तो ये पहला रोग है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा रोग जिसे बोलते हैं मिक्सोडीमा। दोस्तों जो मिक्सोडीमा रोग होता है ये वयस्कों में होता है, और ये थायरोक्सिन के अल्प स्रावन के कारण होता है। और इस रोग में जो मनुष्य होती है उसकी धड़कन कम हो जाती है,
उसके शरीर का तापमान निम्न हो जाता है और पेशियों में थकान रहती है। और अगले रोग की बात करें तो घेंगा रोग, जिसको आपने सुना होगा नाम, इसको इंग्लिश में गोइटर बोला जाता है और ये रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसमें जो आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है, इसलिए आपने टीवी में देखा होगा, ऐड आता है कि आप आयोडीन युक्त नमक खाइए, जिसके कारण आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूले ना और आपके शरीर में हार्मोन का स्रावन सही तरीके से होते रहे। और दोस्तों थायरॉक्सिन ग्रंथि के अति स्रावन से भी रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेप्स, जो दोस्तों ग्रेप्स रोग होता है जिसमें रोगी की आंख बाहर निकल आती है तथा जो उसमें उपापचय दर होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस रोग को ग्रेप्स रोग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आयोडीन की अधिकता के कारण एक और रोग होता है जिसको हाशिमोटो रोग कहा जाता है। तो देखते हैं कि हाशिमोटो रोग क्या होता है। तो दोस्तों जो हाशिमोटो रोग होता है वो आनुवंशिक कारणों, लिंग हार्मोन और आयोडीन के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। तो दोस्तों जो हाशिमोटो रोग होता है इसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हार्मोन का कम स्रावन करने लगती है, जिससे हमारे शरीर को ऐसा प्रतीत होता है कि ये हार्मोन हमारे शरीर का भाग नहीं है। और हमारे बॉडी में आपको जैसा कि पता है प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इस ग्रंथि को नष्ट करने लगती है, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। तो इसके कारण जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो आपको हाशिमोटो रोग भी याद रखना है कि क्या होता है। अक्सर आपके एसएससी एग्ज़ाम में स्पेशली आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड। दोस्तों अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्लैंड रहती है। आपने अभी देखा था थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि उसके जस्ट पीछे आपको पैराथायराइड ग्लैंड दिख रही होगी। और पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है बॉडी में। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर हार्मोन के अति स्रावन और अतिस्रावन के कारण कुछ ना कुछ रोग होते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो दोस्तों जो पैराथायराइड हार्मोन होता है इसके कम स्रावन के कारण बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो पेशियाँ होती हैं उनमें ऐंठन आ जाती है और उनमें कंपन होने लगता है। यदि हम सीधी भाषा में कहें तो हमारी जो कंकाल पेशियाँ होती हैं उनके फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, और ये सिर्फ कैल्शियम के कमी होने के कारण होता है। और अब हम बात करते हैं अति स्रावन के कारण क्या होता है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन होता है इसके अति स्रावन के कारण हड्डियों में कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है, यानी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसमें कैल्शियम बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं। और इसे एक रोग के नाम से जाना जाता है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो अगर आपके पेपर में कभी आ जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण होता है तो आपको वहाँ पे बताना है कि ये पैराथायराइड जो हार्मोन होता है उसके अति स्रावन के कारण होता है, और इसमें जो हड्डियाँ होती हैं उनसे कैल्शियम निकलने लगता है। तो यहाँ पे आपका पैराथायराइड ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि की। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो आपके किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये दोनों किडनी पे पाए जाते हैं, यानी ये दो जोड़ी होते हैं और ये दो भागों के मिलके बने होते हैं, जिनमें से जो ऊपरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है और जो अंदरूनी भाग होता है उसको मेड्यूला बोला जाता है। दोस्तों जो एड्रिनल ग्लैंड का मुख्य कार्य होता है वो आपके ब्लड शर्करा को नियंत्रित करना होता है, यानी आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। और अगर इसकी कमी देखी जाती है तो ये प्रोटीन और वसा को जलाने लगता है और शुगर की भरपाई करता है, और इसी के साथ साथ ये तनाव पर भी प्रतिक्रिया करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये दो भागों का मिलकर बना होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो हम लोग इनके बारे में भी देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्य रहते हैं और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है। तो दोस्तों जो कॉर्टेक्स होता है ये भी 3 लेयरों का बना होता है, और ये तीनों लेयर में से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। और दोस्तों इससे सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, और ये हार्मोन रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है। अब दूसरा हार्मोन की बात की जाए तो दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है कॉर्टिसोल। दोस्तों जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है यह तनाव की स्थिति में रिलीज होता है और विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए सहायता करता है। जैसे कि आपकी अचानक किसी से लड़ाई हो जाए तो उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्टिसोल भी आपके जो कॉर्टेक्स होता है यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे स्रावित होता है।
अब बात करें हम लोग तीसरे हार्मोन की, जो कि आपके कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, तो वो है एंड्रोजन। दोस्तों जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं लगभग वो आपके प्रजनन से संबंधित होते हैं। तो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये पुरुषों में प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में पता चल गया होगा डिटेल में कि इसकी 3 लेयर से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं मेड्यूला की। उससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों जो मेड्यूला होता है ये एड्रेनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इससे 2 टाइप के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एक का नाम है एड्रेनलिन और दूसरे का नाम है नॉन एड्रेनलिन। तो हम इन दोनों का काम देखते हैं कि एड्रेनलिन क्या करता है और नॉन एड्रेनलिन किस तरह से कार्य करता है। और दोस्तों इन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी भी तनाव के समय या खतरे के समय ये आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है, जिसके कारण आपके जो एड्रेनल ग्रंथि होती है वो हार्मोन का स्रावन करने लगती है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कारण जो रक्त का प्रवाह होता है वो मेनली आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन की ओर और पेशियों की ओर कर देता है। तो आपको इस हार्मोन का समझ में आ गया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि से ना होकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और कभी भी बॉडी का रक्त दाब कम होता है यानी ब्लड प्रेशर कम होता है तो ऐसी स्थिति में एड्रेनलिन दिया जाता है रोगी को। और दोस्तों जो नॉन एड्रेनलिन होता है ये जस्ट एड्रेनलिन के अपोजिट वर्क करता है, यानी इसका उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे आपको दोनों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं अगले ग्लैंड के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। और दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है इसको तीसरी आँख का अवशेष भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपका मस्तिष्क का अग्र भाग होता है, दोस्तों यहाँ पे आपका सिर शुरू होता है, ये आपकी यहाँ पे आँखें पाई जाती हैं। तो उसके बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि आँखों के मध्य वाले भाग में यानी आपके जो मस्तिष्क होता है, यानी आपका हम लोग हिंदी भाषा में कहें तो आपका जो माथा होता है उसके बीच में पाई जाती है, इसलिए इसे तीसरी आँख का अवशेष भी कहा जाता है। और इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहला हार्मोन स्रावित होता है मेलाटोनिन, और जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो मेलानिन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी मेलानिन का संश्लेषण करता है। और दोस्तों जो मेलानिन होता है एक वर्णक होता है जो आपकी त्वचा, आँख, आपके बाल का कलर इन सबको नियंत्रित करता है, और यह जैविक घड़ी को भी नियंत्रित करता है। और दोस्तों जैविक घड़ी की हम बात करें तो आपके शरीर का नियमन करती है, जैसे कि आपके सोने जागने का चक्र, आपके शरीर का तापक्रम या फिर जो मानसिक चक्र होता है उसका निर्धारण करती है। और एक रोचक बात आपको बताना चाहता हूँ पीनियल ग्लैंड के बारे में। दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है वो लगभग 10 वर्ष की आयु के पश्चात जो पीनियल ग्लैंड होती है इसमें कैल्शियम के लेवल जमा होने लगते हैं, जिसके कारण ये नष्ट हो जाती है। और जो ये कण होते हैं इनको मस्तिष्क की रेत के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों पीनियल ग्लैंड से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। दोस्तों जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। और दोस्तों आपको न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। दोस्तों आपके बॉडी में जितने भी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के कारण ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो सेरोटोनिन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, और यह आपके शरीर में जितना भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं द्वारा उसको नियंत्रित करता है, और आपके शरीर में जितनी भी रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनको सिकोड़कर रक्तदाब को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपको सेरोटोनिन का कार्य समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम अगले हार्मोन की, जिसका नाम है एडिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। ये तीसरा हार्मोन है। और दोस्तों जो ये हार्मोन है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको पीनियल ग्लैंड के सारे कार्य समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। आपके बॉडी में ये ग्लैंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं कैसे। तो आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन बता दूं तो जो आपके फेफड़े होते हैं उन दोनों के मध्य पाई जाती है, और हृदय तथा महाधमनी के थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। और इसका जो वजन होता है लगभग 10 से लेकर 12 ग्राम होता है। और जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है यानी हमारी एज बढ़ती जाती है इसका वजन भी बढ़ता जाता है, और जब यौन अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तो इसका वजन लगभग 20 से लेकर 30 ग्राम होता है। और जैसे जैसे हम लोग वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं इसका वजन भी कम होता जाता है। लगभग जब हम वृद्ध अवस्था के हो जाते हैं तो इसका जो भार होता है वो 3 से लेकर 6 ग्राम बचता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम यौन अवस्था में होते हैं तब सबसे ज़्यादा ये परिपक्व होती है। और दोस्तों जो थाइमस ग्लैंड होती है इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थाइमोसिन। दोस्तों जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उपयोगी होता है। ये आपके बॉडी में टी सेल जितनी भी पाई जाती हैं उनका निर्माण को बढ़ा देती है, जिससे आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको सहायता मिलती है।
और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो ख़त्म होती जाती है, यानी छोटी होती जाती है। इसलिए जो आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा तो उनमें डिसीज़ ज़्यादा जल्दी लग जाती है, क्योंकि उनमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और जो थाइमस ग्लैंड होती है वो मेनली आपके प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे आपको थाइमस ग्लैंड का भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड की। दोस्तों अगली ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अग्नाशय होती है वो आपकी मिस्ट्रियल ग्लैंड है, यानी संयुक्त ग्रंथि है, क्योंकि ये बाह्य स्रावित ग्रंथि और अंतः स्रावित ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। सबसे पहले हम लोग बात करें बाह्य स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य की, तो आपको पता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण करता है, जो कि आपके भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इस तरह से ये बाह्य स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि ये अंतः स्रावित ग्रंथि की तरह कैसे कार्य करता है। और दोस्तों जो पैनक्रियाज के अंतः स्रावित ग्रंथि का भाग होता है वो पैनक्रियाज के लगभग 1 से लेकर 2% भाग का बना होता है, और इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों जो 4 कोशिकाएं उनमें उनके नाम हैं अल्फा, बीटा, लेम्डा और एफ सेल्स। ये 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बात करते हैं हम लोग अल्फा। दोस्तों जो अल्फा सेल होती है ये ग्लूकोन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। और दोस्तों जो ग्लूकोन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में सामान्य रखने की कार्य करता है। और जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारे यकृत होता है, यानी जो हमारे लीवर होता है, उसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो जब इस हार्मोन को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे खून में, रक्त में शुगर की मात्रा कम हो गई, तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, तो जिसके कारण रक्त को ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा मिल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम जब बात करते हैं बीटा सेल्स की, तो दोस्तों जो बीटा सेल होती है इससे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है इंसुलिन। और दोस्तों आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा, क्योंकि इसी हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण डायबिटीज़ हो जाता है। और दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त में पाए जाने वाले शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। और जो ग्लाइकोजन होता है वो यकृत में संचित होता है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले हार्मोन में बताया था, जो अल्फा सेल्स द्वारा रिलीज होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है। और इसमें जो रक्त में शर्करा पाई जाती है उसका पाचन नहीं हो पाता है, और वो आपके मूत्र मार्ग के द्वारा सही से बाहर निकल जाती है। इसलिए जो आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको खाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, क्योंकि जो अतिरिक्त शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना करके यह मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल देता है। और दोस्तों जो सेल होती है इसके द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। और ये हार्मोन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। और दोस्तों जो एफ सेल होती है इनके द्वारा पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स का स्रावन होता है, और जो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे पैनक्रियाज का भी वर्क समझ में आ गया होगा कि ये बाह्य स्रावित और अंतः स्रावित ग्रंथि की तरह किस तरह से वर्क करता है। तो हम देखते हैं अब अगले ग्लैंड के बारे में। दोस्तों जो अगला ग्लैंड है वो जनन अंग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं नर हार्मोन, यानी जो पुरुषों में जो हार्मोन निकलता है, तो पुरुषों में जो हार्मोन निकलता है उसको एस्ट्रोजन कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में टेस्टिस पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। तो इन्हीं टेस्टिस द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होता है, और इनमें से सबसे प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पुरुषत्व के विकास के लिए, यानी पुरुषों में दाढ़ी मूछ इन सब के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों में स्रावित होता है, परंतु स्त्रियों में यह हार्मोन कम स्रावण होता है। यदि स्त्रियों में यह हार्मोन अति स्रावण होता है तो इसको विरिलिज्म कहा जाता है। और दोस्तों विरिलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्त्री होती है उनके मूछ दाढ़ी उगने लगती हैं। और दोस्तों पुरुषों में एस्ट्रोजन के अति स्रावण के कारण एक रोग होता है जिसे बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया। और दोस्तों इस रोग में जो पुरुषों की आवाज़ है वो पतली होने लगती है, और दूध ग्रंथियों का विकास हो जाता है, यानी जो दूध ग्रंथि होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। तो आपको इन दोनों डिसीज़ को भी याद रखना है। तो आपको एंड्रोजन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन्स की। तो दोस्तों जो मादा में हार्मोन रिलीज होते हैं वो 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजेंस और दूसरा होता है प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। और दोस्तों जो फीमेल होती हैं उनमें जो गर्भनाल होती है वो अंतःस्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं, जिनमें से लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन आदि का स्रावण होता है। और ये हार्मोन नारी विकास हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि मादा में लैंगिक लक्षणों में सहायक होते हैं। और दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है वो लड़कियों में स्तन, अंडवाहिनियों
गर्भाशय और योनि के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेशनल हार्मोन की, जिसे ल्यूटियल हार्मोन भी कहा जाता है। और दोस्तों इस हार्मोन का स्त्रावण कॉर्पस लुटियम के द्वारा होता है, इसलिए इसको लुटियम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों जो महिलाओं में अंडाशय होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मादा हार्मोन और नर हार्मोन के बारे में पता चल गया होगा कि दोनों के क्या क्या कार्य होते हैं और कहाँ से स्रावित होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी ग्रंथियाँ कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। वो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में अक्सर एक ना एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें शॉर्ट में कवर की हैं, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।